सो हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnerhub.com। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एक नया चैप्टर 6। कौन सा है वो? थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, उसमें देखते हैं हम उसमें है क्या। जिसमें ज्यादातर क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम की बात होती है। ठीक है, डेल जी की बात होती है, हीट निकलती है उसकी बात होती है, नेगेटिव क्यों होता है, पॉजिटिव क्यों होता है। तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। चलो देखो, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो वो क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है, सिंपल सी बात। उसमें क्या है, फर्स्ट है तुम क्या बोल रहा है, अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी। देखो, अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी। अब ठीक है, तुम्हें इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो वो देखते चलो। पहले क्या है, यूज टू डिटरमाइन हीट चेंजेस, ठीक, हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक, यूज टू डिटरमाइन प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्क। उसके बाद है तुम्हारा हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ओनली। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होता है हमारा कि अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ठीक है, ये होता है कि मतलब वो इनिशियल और फाइनल स्टेज पर ही मैटर करता है, लेकिन क्या रहता है कि जो पाथ है उस पर डिपेंड नहीं करता है। वो देखो क्या है हमारा डेफिनेशन, क्या कहता है, देखो देखो क्या बोल रहा है तुम्हारा कि एनी प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम दैट डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथवे बाय विच द चेंज ऑकर्स इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। यही होता है स्टेट फंक्शन। ठीक है, थर्मोडायनेमिक क्या है, थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन एक क्वांटिटी है जो कि किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ वो इंडिपेंडेंट होती है किस पे, पाथ पे। यही बोल रहा है कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बाय विच चेंज, जो भी चेंज हो रहा है लेकिन उसके पाथ पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, चलो ये वाला तो सीधे सीधे डेफिनेशन से था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है फॉर द पर्पस टू ऑकर अंडर, क्या है तुम्हारा, एडियाबैटिक कंडीशन, द करेक्ट कंडीशन इज। ठीक है, एडियाबैटिक कंडीशन में होता क्या है, चलो सबसे पहले वो देखो कि पहला ऑप्शन क्या है तुम्हारा, टेम्परेचर जीरो। टेम्परेचर अगर जीरो है मतलब क्या, टेम्परेचर इनने कर दिया कांस्टेंट, मतलब क्या हो जाएगा वो आइसोथर्मिक कंडीशन हो जाएगी वो, है ना, ये पता है हमें, आइसोथर्मिक कंडीशन हो जाएगी वो। ठीक, ये हो गया जब टेम्परेचर तुम्हारा क्या हो, जीरो। अब उसके बाद तुम्हारा क्या है, प्रेशर, चेंज इन प्रेशर जो है वो जीरो हो, मतलब प्रेशर इनने कर दिया कांस्टेंट। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, बार, सेम है तो क्या हो गया, बैरिक कंडीशन, आइसोबैरिक कंडीशन, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है तुम्हारा क्यू, मतलब हीट की जो है एक्सचेंज ना हो, मतलब ये क्या कर दिया, हीट इनने कांस्टेंट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ अब हो जाएगा तुम्हारा वो एडियाबैटिक कंडीशन। समझ गए बात। देखो पहला क्या होता है कि अगर टेम्परेचर को ने क्या कर दिया कांस्टेंट तो आइसोथर्म, अगर प्रेशर को ने कर दिया कांस्टेंट तो आइसोबारिक। और कैसे याद करोगे कि प्रेशर को हम किससे नापते हैं, उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, बार्स होती है ना। ठीक है, तो वैसे नापोगे। अब क्या है तुम्हारा, अगर हीट को हमने कर दिया क्या, जीरो कर दिया, मतलब हीट का ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक कंडीशन। एक चीज और होती है कि अगर हम वॉल्यूम को कर दें जीरो, चेंज इन जो वॉल्यूम है उसको चेंज कर दे तो क्या हो जाएगा, आइसो। ठीक है, ये और होता है। ठीक, एक और बस ये एडिशनल देखो, और आंसर क्या है तुम्हारा, क्यू इज इक्वल टू, जब जीरो होगा तो उसको हम बोलेंगे एडियाबैटिक कंडीशन। समझ गए क्वेश्चन। ठीक, चलो अब नेक्स्ट देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट्स आर। सबसे पहले तुम्हें दिया है स्टैंडर्ड स्टेट्स में एंथैल्पी हर एलिमेंट की क्या होगी वो देखना है हमें। पहले दिया यूनिटी मतलब 1, ठीक, जीरो मतलब जीरो, क्या है लेस देन जीरो, और फिर क्या दिया तुम्हें, डिफरेंट फॉर ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए अलग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ये क्या होता है भाई। देखो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है वो कैसे कैसे एग्जिस्ट करता है, O3, O2 और O एलिमेंटल फॉर्म ऑक्सीजन। ठीक, वैसे ही क्या कार्बन जो है, जो कार्बन है वो कैसे कर सकता है एग्जिस्ट, वो कर सकता है ग्रेफाइट और ये कर सकता है डायमंड की तरह,
है ना। अब वो बोल रहे हैं क्या, स्टैंडर्ड स्टेट में, मतलब क्या कंडीशन भी स्टैंडर्ड होंगी, मतलब कंडीशन भी क्या होंगी, स्टैंडर्ड कंडीशन होंगी, है ना। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब कि तुम प्रेशर कितना लोगे, प्रेशर तुम्हारा होगा 1 atm और टेम्परेचर तुम्हारा क्या होगा, वो होगा तुम्हारा 25 डिग्री सेल्सियस। ये होगा तुम्हारा स्टैंडर्ड कंडीशन। तो देखो, जो सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, किसी भी एलिमेंटल फॉर्म का, मतलब कि मैं बात करूं ये जो कार्बन है ये एलिमेंटल फॉर्म है। कार्बन क्या, सिर्फ कार्बन ऐसे ही एग्जिस्ट करता है ना, ठीक। और जो ऑक्सीजन अकेला है वो क्या, इसका एलिमेंटल फॉर्म है। ऑक्सीजन जो है, अगर सिर्फ एक एटम की बात करूं तो वो उसका एलिमेंटल फॉर्म है। तो ऑक्सीजन का, ठीक है, एक स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो भी मॉलिक्यूल होगा अगर वो स्टेबल है तो उसको तुम क्या बोलोगे, उसको ही हम बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट, उसको ही हम कंसिडर करते हैं स्टैंडर्ड स्टेट। चलो एक बार और देखते हैं हम। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने O3 को, O2 को और O को क्या करा, जब मैंने टेम्परेचर पे रखा, प्रेशर 1 atm पे रखा और जो टेम्परेचर है जब मैंने रखा 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो मैंने क्या पाया कि जो ऑक्सीजन था ये इन सब के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल था, ठीक है, ज्यादा स्टेबल था। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलूंगा मैं इसका, ठीक है। तो जब हमने देखा, जैसे कि ये हो गया, और एक हमने एग्जांपल एक और लिया है किसका, कार्बन का। जब मैं क्या करूंगा, सेम इस पर देखूंगा, इसी कंडीशन पर, तो जो ग्रेफाइट को मैं क्या देखूंगा, सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म। तो जब हमने देखा कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ग्रेफाइट की और ऑक्सीजन की थी, वो कितनी आती है, कब, स्टैंडर्ड स्टेट में वो कितनी आती है, 0, वो आती है 0, ठीक है। तो थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया, लेकिन पता है मेरे को चूज द करेक्ट था, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो इतना तो समझ गए ना, मगर कि स्टेबल स्टेट पे ही आएगी तब उसको तुम बोलोगे क्या, क्या बोलोगे तुम उसको, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, समझ गए। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन हर एलिमेंट की कब, जब वो स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट होंगे। जैसे कौन से था तुम्हारा, ऑक्सीजन और ग्रेफाइट था तुम्हारा, ग्रेफाइट था तुम्हारा, ठीक है। तो उनकी जो हीट क्या है, जो एंथैल्पी है वो कितनी होगी, वो तुम्हारी होगी 0। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेकंड 0। समझ गए। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो देखो, तुम्हें दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में तुमको क्या दिया है, डेल यू नॉट, मतलब किसकी बात चल रही है, इंटरनल एनर्जी की, ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इस कितना दिया तुम्हें, -x kJ मोल इनवर्स। kJ मोल इनवर्स मतलब फिर से एनर्जी का यूनिट है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा H नॉट इज कितनी होगी, ठीक है, डेल्टा H नॉट की वैल्यू कितनी होगी हमें वो देखना है। तो चलो लेस देन इंटरनल एनर्जी से या फिर इक्वल टू वो होगी 0, ठीक है। तो हमको क्या, हम कैसे देख सकते हैं ये, हम कैसे देख सकते हैं, चलो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा रिलेशन। रिलेशन क्या बोलता है, E इज इक्वल टू, यहां पे E मतलब एंथैल्पी, मतलब इसको E की जगह तुम क्या लिख सकते हो, डेल H नॉट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी U नॉट, है ना, प्लस क्या होता है, NG/R और T, ठीक है। ये हमारा रिलेशन होता है, ये तो हमने पढ़ते आए हम, ठीक है, ये पढ़ा है हमने, है ना। ये क्या होता है तुम्हारा, डेल H होता है एंथैल्पी, डेल H होता है एंथैल्पी या हीट, है ना। डेल U क्या होता है तुम्हारा, ये होता है इंटरनल एनर्जी, किसी भी सिस्टम के अंदर जितनी एनर्जी प्रेजेंट होगी वो इंटरनल एनर्जी, ठीक हो। Ng क्या होता है, Ng होता है तुम्हारा नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इसको निकालते कैसे हैं, इसको हम निकालते हैं डिफरेंस से, किसके डिफरेंस से, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मैं गैस मॉलिक्यूल कहां पे, एट प्रोडक्ट साइड, एट प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑन रिएक्टेंट साइड, ऑन रिएक्टेंट साइड, ठीक है। ऐसे निकालते हैं कि कितना गैस का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है कहां पे, प्रोडक्ट साइड, माइनस कितना प्रेजेंट है कहां पे, रिएक्टेंट साइड, ठीक है। ऐसे निकालते हैं हम इसको। और R हमें बहुत पहले से पता है क्या होता है, गैस इज कांस्टेंट, और T तो हमें पता है कि ये होता है टेम्परेचर, ये होता है गैस कांस्टेंट और ये होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो ये होता है क्या, रिलेशन। अब इनने बोला क्या है कि जब तुम क्या करो, ये रिलेशन है तुम्हारा
कि डेल यू नॉट को तुम सपोज करो -x, है ना, -x। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? मीथेन की। तो चलो एक बार रिएक्शन लिखते हैं, CH4 प्लस O2 अगर होगा, ये दोनों क्या है? गैस हैं। यहां पर ये लिखना जरूरी है ना कि कौन सा गैस है कौन सा नहीं। अब ये बन के क्या देगा? ये देगा CO2 जो कि होगी गैस, सिंपल सी बात है, और ये बनाएगा H2O, ये बनाएगा H2O। ठीक है, अब बैलेंस कर लेना उसको ना। देखो क्या होगा, ये बनाएगा H2O। अगर इसको मैं, चलो बैलेंस करते हैं, ये क्या है? यहां पे जाएगा 2, क्यों आ गया 2 भाई? देखो ये 2 है, ये 3 है, ये कितने हो गए? अब यहां पे होगा टोटल 4, तो यहां पे जाएगा 2। समझ गए बात? चलो देखो अब Ng की वैल्यू क्या आएगी जरा बताना। कितने गैस के मॉलिक्यूल है प्रोडक्ट साइड? वो देखो कितने हैं, एक है, एक ही है, तो 1 माइनस। ठीक है, यहां पर कितने हैं? यहां पर देखो ये तो 2 ऑक्सीजन गैस है ना, और यहां पर एक, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? -2। अब जरा वैल्यू को पुट करना, इधर क्या आएगा? डेल H नॉट इज इक्वल टू, ये है -x जो हमको हमें गिवन है ना, और ये क्या आएगा? माइनस लिख दूं सीधे, प्लस, और ये माइनस हो जाएगा -2 और R और ये T। तो यहां से देखो डेल H तुम्हारा क्या आ रहा है? ये आ रहा है -x + 2RT, और ये आ रही है किसकी वैल्यू? माइनस में। इसका मतलब जो डेल क्या है तुम्हारा, जो डेल H है वो क्या होगा? वो होगा लेस देन किससे? इंटरनल एनर्जी से। समझ गए? जो एंथैल्पी होगी वो क्या होगी? कम होगी किससे? इंटरनल एनर्जी से। ठीक है, तो ये कुछ रिलेशन बनेगा तुम्हारा। समझ गए बात? ठीक, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई x + 2RT = -डेल H। इससे क्या पता चल रहा है कि जो डेल H है वो तुम्हारा कम ही आएगा, किससे? इंटरनल एनर्जी से। समझ गए बात सिस्टम की? देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन। ठीक है, 3 चीज के कंबशन की हमें एनर्जी दी हुई है। कौन कौन से? मीथेन, ग्रेफाइट और डाइहाइड्रोजन। एट 298 केल्विन। हर किसी के लिए टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है ना। अब क्या कह दिया तुम्हें? ये गिवन है, ये वाली हीट तुम्हें गिवन है ना, कह दिया हीट ऑफ कंबशन तुम्हें गिवन है। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन विल बी। ठीक है, तो जब तुम मीथेन का फॉर्मेशन करोगे, ठीक है, जब होगा तो कितनी एनर्जी निकलेगी हमें वो बताना है। ठीक है, क्या निकालना है? द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। अब तुम्हें ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से हमें देखना है कि क्या होगी। तो चलो देखते हैं हम। सबसे पहले हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं डेल FH से, मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक, ये हो गया। इसको हम निकालते कहते हैं कि भाई टोटल एनर्जी, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यही होता है, मतलब टोटल का मतलब सम। ठीक है, टोटल सम किसका? प्रोडक्ट का, मतलब डेल PH लिख दूं मैं। ठीक है, टोटल एनर्जी किसके पास? जो प्रोडक्ट के पास है वो एनर्जी, माइनस टोटल एनर्जी मतलब सम ऑफ रिएक्टेंट साइड पे जितनी एनर्जी प्रेजेंट है वो। समझ गए बात? तो चलो हमको इससे निकालेंगे हम क्या? फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, तो चलो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये तो हमारा फॉर्मूला था, ये पता होना चाहिए। सबसे पहले हम करते हैं हमेशा गिवन को लिखते हैं हम, है ना। तो चलो गिवन क्या क्या है तुम्हारा कि जब मीथेन मतलब CH4 का कंबशन होगा, कंबशन किसकी प्रेजेंस में होता है? सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो क्या देगा? CO2 + H2O। अब इसको बैलेंस करोगे तो क्या होगा? यहां पे कितने हैं? ऑक्सीजन 3 है, यहां पे लगा दो 2, तो कितने होगा? 4, यहां पे लगा दो 4 हो गए। ठीक है, इसकी वैल्यू तुमको कितनी गिवन है जरा देखो। इसकी वैल्यू तुम्हें गिवन है -890.3 किलो जूल मोल इनवर्स, यही होती है यूनिट। इसके बाद अब वापस आओ किस पे? गिवन पे, ग्रेफाइट मतलब C + O2 बनाएगा तुम्हारा CO2। इसका कंबशन कितना दिया है तुम्हें? इसका कंबशन दिया है -393.5 kJ मोल इनवर्स। ठीक, चलो अब वापस आओ किस पे? अब डाइहाइड्रोजन की बात हो रही, मतलब डाइहाइड्रोजन ऐसा होगा। उसके बाद क्या होगा? O2 क्या बनाएगा? ये H2O बनाएगा, है ना, H2O बनाएगा।
तो चलो इसकी तुम्हें कितनी दी हुई है, इसकी तुम्हें दी है इसकी तुम्हें दी गई है -285.8 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, चलो ये सब तो हमारा गिवन था। अब हमारे पास सिर्फ यही गिवन है और हमें फॉर्मेशन ऑफ मीथेन निकालना है। तो जरा दिमाग लगाओ कि मीथेन के तुम फॉर्मेशन किस किस की हेल्प से करोगे, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। लेकिन अब एक चीज देखो, हाइड्रोजन तुम्हें कितने लगेंगे CH4 बनाने के लिए? सिंपल सी बात है, दिख रहा है तुम्हें उधर कितने 4, यहाँ पर कितने 2 हैं। तो एक काम करो, इस पूरी रिएक्शन में क्या करो, इंटू 2 कर दो। ठीक है, इसमें पूरी रिएक्शन में इंटू 2 कर देंगे हम। ठीक, और फिर इसको कर दो ऐड। इक्वेशन नंबर मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो हम सिर्फ इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को देख रहे हैं, है ना, सेकंड और थर्ड को देख रहे हैं। हम सेकंड और थर्ड से ही बनाएंगे मीथेन। अब मैं क्या करूं, इस रिएक्शन को ऐड कर दूं और इंटू 2 कर दूं। इक्वेशन नंबर थर्ड में मैं क्या कर रहा हूं, इंटू 2 कर रहा हूं और ऐड कर रहा हूं साथ में ही। इक्वेशन नंबर 2 देखो ऐसा हो रहा है, ये इक्वेशन नंबर 2 को मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 3 के साथ, जबकि उसका इंटू कर दिया मैंने पहले 2 में। ठीक, चलो देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा CH4, यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि प्लस। अब एक चीज और बताओ, क्या ये इक्वेशन तुम्हें बैलेंस दिख रही है? यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2, यहाँ पर कितने 1, तो मैं इधर 1/2 लिख सकता हूं बैलेंस करने के लिए, है ना। देखो अब क्या हुआ, जब मैंने 2 का इंटू किया तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, यहाँ पे O2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा। ये क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O, यही बनेगा तुम्हारा। ठीक है, ये समझ गए इतना? देखो समझ गए इतना। अब देखो बैलेंस करोगे उसको तो कितना आएगा, यहाँ पे जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे होगा 4 हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन होगा तुम्हारा 4, तो यहाँ पे भी जाएगा तुम्हारा 2। समझ गए बात? चलो अब देखो, ये तो तुम्हारी बन गई इक्वेशन, है ना, ये तुम्हारी बन गई इक्वेशन। अब मैं अपन इसको करेंगे सॉल्व। हमको क्या चाहिए था, टोटल एनर्जी किसके साइड, प्रोडक्ट साइड पे, और टोटल एनर्जी रिएक्टेंट साइड पे। तो देखो प्रोडक्ट साइड पे क्या है तुम्हारा, CO2 प्लस 2H2O। क्या इसकी एनर्जी हमारे पास प्रेजेंट है? जरा देखो इधर दिमाग लगाओ, क्या हमारे पास प्रेजेंट है? देखो यहां पर बन रहा है CO2, तो उसकी एनर्जी कितनी दी है, -393। तो लिख दो, क्या लिखोगे इसको, देखो समेशन, मतलब हम सम कर रहे हैं ना पूरे जितना भी प्रोडक्ट साइड पे एनर्जी प्रेजेंट है। देखो CO2 का कितना है, -393.5, है ना, 0.5 माइनस क्यों लगाया, प्लस यहां पे लगाएंगे, प्लस करेंगे और फिर जब माइनस करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। देखो माइनस, उसके बाद कितना है तुम्हारा H2O कितना है, -285। और देखो हमारे रिएक्शन में H2O के कितने मोल बन रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 है ना। तो देखो यहां पे कर दो 2 इंटू कितना 285.8। ठीक है, ये हो गई किसकी, टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट साइड माइनस। अब हमें टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट साइड देखना है। रिएक्टेंट साइड क्या है तुम्हारा, CH4 प्लस 2O2। यहां पर देखो ये दिख रहा है CH4 प्लस 2O2, इसकी तुम्हें एनर्जी कितनी थी, -890.3 किलो जूल। तो बस रख दो, माइनस है, ये भी हो जाएगा माइनस और फिर माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस कितना आएगा, ये 890.3। समझ गए? जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, -74.8 किलो जूल मोल इनवर्स। कितना है तुम्हारा, -74.8 किलो जूल मोल इनवर्स। समझ गए बात? ठीक, देखो तो इसमें से क्या होगा, -74.8 किलो जूल मोल इनवर्स, मतलब फर्स्ट वाला आंसर जो है वो सही है, तुम्हारा ऑप्शन सही है। समझ गए बात? क्या लगा हमें, सिर्फ हमें लगा मेन ये वाली इक्वेशन। ठीक है, ये वाली इक्वेशन हमें चाहिए थी और हमें बनानी कौन सी पड़ी इक्वेशन, मतलब रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन 4। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ रिएक्शन A प्लस बी क्या बना रहा है, C प्लस डी प्लस Q, मतलब हीट निकल रही है ना, इज फाउंड टू बी हैव अ पॉजिटिव एंट्रोपी। एंट्रोपी पॉजिटिव है, मतलब चलो एक बार देख लेते हैं कि हीट निकल रही है। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, A प्लस बी बना रहा है C प्लस डी, और मैं इसको ऐसे लिखूं Q निकल रही है बाहर, तो थोड़ा इजी पड़ेगा ना देखने में। अब बताओ ये जब निकल रही है मतलब कौन सी हो गई,
एक्सोथर्मिक, मतलब कि डेल एच क्या हो गया तुम्हारा, डेल एच हो गया तुम्हारा नेगेटिव। ठीक है, चलो नेगेटिव। और क्या क्या गिवन है तुम्हें, और गिवन है कि पॉजिटिव एंट्रोपी, मतलब डेल एस क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव है। ठीक, डेल एस तुम्हारा है पॉजिटिव, तो ठीक है। अब बताओ जब ये हो गया पॉजिटिव, द रिएक्शन विल बी, अब रिएक्शन क्या होगा उसका, पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, पॉसिबल एट ओनली एट लो टेम्परेचर, नॉट पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। तो ये सब तुम्हें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जब हमें दो चीज दिखती हैं तो हमें तीसरा चीज जो है, अगर हमें रिलेशन पता होगा तो वो हमें पता चल जाता है। देखो यहां पे क्या है, डेल एच है तुम्हारा नेगेटिव, डेल एस मतलब क्या, एंट्रोपी तुम्हारी है पॉजिटिव, तो डेल जी क्या होता है तुम्हारा, इसमें डेल जी आएगा तुम्हारा नेगेटिव। और अगर ये है नेगेटिव मतलब कौन सी है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मतलब कि ये एट ऑल टेम्परेचर पर हो सकती है, मतलब एट ऑल टेम्परेचर या एट एनी टेम्परेचर पर ये हो सकती है, जब क्या है एंट्रोपी पॉजिटिव हो। एंट्रोपी मतलब क्या होता है, रैंडमनेस होता है। ठीक है, चलो देखो ये समझ गए। तो क्या होगा इसका कि ये हर पॉसिबल है, हर कोई टेम्परेचर पर, एनी टेम्परेचर पर ये वाली रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि ये क्या है, स्पॉन्टेनियस। क्या है, तुम पूरी टेबल देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम कि इन अ प्रोसेस, ठीक है, कितना दिया तुम्हें, इतना जूल ऑफ हीट, 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम। ठीक है, तो देखो वो कह रहा है कि 701 जो जूल है, मतलब क्या है, इतना 701 जूल कितना हीट एब्जॉर्ब हो रही है, कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। ठीक है, एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन। देखो तुम्हें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले देखो तुम्हें क्या गिवन है, Q इज इक्वल टू कितना है, 701 जूल, तुम्हें इतना गिवन है। ठीक है, तो W तुम्हें कितना गिवन है, 394। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा सामने वो डिपेंड करता है, हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है, ठीक, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो सिस्टम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव। चलो अब निकालना क्या है, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस। ठीक है, तो भाई इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आएगा। ठीक, अब एक बात बताओ, सबसे पहले तुम्हें रिलेशन पता होना चाहिए। दो चीजें होती हैं, एक क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, ये तुमने पढ़ा हुआ है इसलिए नहीं बता रहा हूं। ठीक, वर्क डन बाय द सिस्टम, और वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये होती हैं दो चीजें। ठीक है, यही होता है, इस पे ही डिपेंड करता है तुम्हारा जो W है वो माइनस आएगा या तुम्हारा प्लस में आएगा, तुम्हारा वर्क डन, इस पे मैटर करता है तुम्हारा। ठीक है, तो सुनो अब ये बताओ, तुम्हें सिर्फ इस पे ध्यान अभी नहीं देना है, हमें ध्यान किस पे देना है, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के लिए क्या निकाल, वो क्या होता है, डेल्ट U, यही होता है इंटरनल एनर्जी, इज इक्वल टू, तो अपन ने क्या पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा वो, Q प्लस W हो जाएगा वो। ठीक है, तो बस अब तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना ये है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये क्या है तुम्हारा हीट, ये क्या है तुम्हारा वर्क डन। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा डेल U, क्या है तुम्हारा इंटरनल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल का मतलब यही होता है ना, डेल का। इतना समझ गए, बस तुम्हारे पास सारी वैल्यूज हैं, तुम्हें निकालना क्या है, इंटरनल एनर्जी। सीधे पुट कर देते हैं हम, देखो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होगा, Q कितना दिया तुम्हें, 701 प्लस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला प्लस। ठीक है, W क्या है तुम्हारा, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ठीक है, तो कोई बड़ा आदमी कर रहा है तो क्या हो गया, माइनस। ठीक है, कोई दूसरा तुमसे काम करा रहा है, ठीक है, समझ गए इतना, माइनस, और कितना दिया तुम्हारा 394, इतना समझ गए। ठीक, ये पूरा का पूरा किस में है, जूल में, और वैसे भी इंटरनल एनर्जी हमें पता है किस में आएगा, एनर्जी की यूनिट क्या होती, जूल में होगी। ठीक, तो बस इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू 307 जूल। समझ गए, साइन ऑफ बिग नंबर। ठीक है, इतना तो पता है तुम्हें, तो इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 307 जूल। इतना समझ गए ना। ठीक है, तो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूरी प्रोसेस के टाइम पे हमारी एनर्जी आई है 307 जूल। इतना समझ गए बस, और क्या था।
हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। तुम्हें बस कुछ नहीं, फॉर्मूला पता होना था, बाकी तो तुम कर लोगे, ठीक है ना। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड। साइनामाइड क्या होता है, ये होता है, देखो ये दिख रहा है साइनाइड और ये दिख रहा है अमाइड, ठीक है, साइनामाइड। देखो विथ डाइऑक्सीजन वॉज कैरिड आउट इन अ बॉम कैलोरीमीटर। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता क्या है, देखो इसकी जो वॉल्यूम है ना वो कांस्टेंट होती है, किसकी, बॉम कैलोरीमीटर की, ठीक है। अब देखो और उसमें हम निकालते क्या है, एंथैल्पी निकालते हैं, ठीक। कौन सी हीट देखते हैं हम उसमें, पूरी रिएक्शंस की, वो देख रहा है ना, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। अब देखो समझ गया, बॉम कैलोरीमेट्री में क्या रहता है, वॉल्यूम फिक्स रहता है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम होता है। चलो देखो अब क्या है, एंड इंटरनल एनर्जी वाज फाउंड टू बी, देखो गिवन लिख लो पहले ही, गिवन क्या है, इंटरनल एनर्जी तुम्हें कितनी दी हुई है, -742.7 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। एट कौन से टेम्परेचर पर, टेम्परेचर भी दिया है तुम्हें, टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन पर। कैलकुलेट इंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन एट 298 केल्विन। इसी टेम्परेचर पर हमें इंथैल्पी चेंज निकालना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम। देखो सबसे पहले एक और रिलेशन अब याद करने की बारी आ गई है। हम दो रिलेशन अभी तक देख चुके हैं ना, एक और रिलेशन देखो क्या होता है, वो हमारा वो होता है डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस एन जी आर टी, ठीक है। एन जी हम पहले भी देख चुके हैं। डेल एच क्या है तुम्हारा, डेल एच है तुम्हारा एंथैल्पी चेंज पूरी रिएक्शंस की। डेल यू क्या है, इंटरनल एनर्जी, अभी देख के हम, आर हमको पता है, टी हमको पता है। अब एन जी क्या होता है, एन जी कैसे निकालते थे, एन जी इज इक्वल टू क्या था तुम्हारा, मॉलिक्यूल, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल एट प्रोडक्ट साइड, यही था, एट प्रोडक्ट माइनस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स एट रिएक्टेंट साइड, ऐसे निकालते थे हम, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एन जी इज इक्वल टू एन पी माइनस एन आर, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं ना, ठीक है। चलो ये हमको है। अब हमें निकालना क्या क्या, हमारे पास क्या क्या है, देखो ये है, इससे हम निकालेंगे क्या, इससे हम निकालेंगे एंथैल्पी चेंज। हमारे पास डेल एच तो हमें निकालना है, डेल यू हमको गिवन है, टेम्परेचर हमको गिवन है। अब आर की वैल्यू हमको बहुत पहले से पता है, क्या होती है 8.314, मगर जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स में होता है। सारे के सारे टर्म किस में है, किलो जूल में है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम, कैसे लिखेंगे, 8.314 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, क्या होगा, किलो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, यही होगा, ठीक। समझ गए बात। अब देखो अब तुमको क्या चाहिए, बस एन जी चाहिए। एन जी कैसे निकालोगे, कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है गैस के प्रोडक्ट साइड पे, देखो एक ये दो गैस प्रेजेंट है, तो यहां पे लिखो 2 माइनस, क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड का हो गया। अब माइनस कितने गैस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड पे, देखो अब रिएक्टेंट साइड पे कितने प्रेजेंट है, 3/2 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एक ही गैस प्रेजेंट है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एन जी इज इक्वल टू क्या होगा, 4 माइनस 3 1/2, तो किसको लिख 0.5, एन जी कितना है तुम्हारा 0.5। बस ये सारी की सारी वैल्यूज तुम्हारी आ चुकी हैं। वैल्यूज को पुट करते हैं और आंसर देखते हैं। देखो यहां पे वैल्यू पुट करो, डेल एच इज इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा, डेल एच इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो डेल यू कितना दिया है -742.7, ये हो गया प्लस अब तो एन जी कितना दिया तुम्हें 0.5, ठीक, इंटू आर कितना था 8.314 इंटू 10 की पावर -3 क्यों करा, क्योंकि कन्वर्ट करा। उसके बाद टेम्परेचर कितना दिया था तुम्हें 298 केल्विन, ये तुम्हें गिवन है। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, डेल एच इज इक्वल टू 741.5 kJ मोल इनवर्स, ठीक है, ये आएगा तुम्हारा डेल एच, और ये किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। समझिए बात। देखो तो इसका आंसर क्या है तुम्हारा, कैलकुलेट द एंथैल्पी। अब देखो इसकी पूरी एंथैल्पी कितनी आई तुम्हारी, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन,
कितनी आई, वो आई तुम्हारी -741.5 kJ मोल इनवर्स। हीट की क्या होती है यूनिट, यही होती है kJ मोल इनवर्स। तो ये क्या आई तुम्हारी, ये आ गई तुम्हारी एंथैल्पी चेंज। समझ गए वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब मेन पता क्या होना था तुम्हें, सबसे पहले तो तुम्हें ये रिलेशन ही पता होने थे भाई। रिलेशन ही नहीं पता होगा तो ये तो आएगा ही नहीं, वैल्यू कहां पुट करोगे। उसके बाद मेन एनजी कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए, बाकी सारी वैल्यू तो तुम्हारे पास गिवन ही थी, ठीक है। आर की तो तुम्हें पता ही होती है और बाकी सब तो गिवन था। समझ गए क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो हमारा 9th क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ कितना 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम 35 टू 55 डिग्री सेल्सियस। मोलर हीट कैपेसिटी तुम्हें दी हुई है। समझ गए बात, क्या हुआ है कि भाई कितनी हीट की तुम्हें जरूरत पड़ी जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया किसका 60 ग्राम एल्यूमिनियम का, कहां से कहां तक 35 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो तुम्हें कितनी हीट लगी, कितनी हीट की तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें वो निकालना है। तो हमें एक चीज तो पता है ना, क्या होता है तुम्हारा Q इज इक्वल टू होता है C इंटू M इंटू टी, चेंज इन टेम्परेचर होता है ये, ठीक है, डेल टी। अब ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है तुम्हारा अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg of the substance by 1 डिग्री सेल्सियस। समझे बात कि भाई अमाउंट ऑफ एंथैल्पी मतलब Q, ठीक है, रिक्वायर्ड टू रेज कितना 1 किलोग्राम के सब्सटेंस का, 1 किलोग्राम कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री, मतलब 1 किलोग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है वो तुम्हारी क्या होती है, Q इज इक्वल टू C इंटू M इंटू डेल टी। समझ गए बात। चलो Q क्या है तुम्हारा अमाउंट ऑफ एंथैल्पी, ठीक है, ऑब्वियसली। C क्या है तुम्हारा हीट कैपेसिटी, C इज इक्वल टू है तुम्हारा हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब डेल टी क्या है, ये सबको पता होता है कि चेंज इन टेम्परेचर, यही है टेम्परेचर। तो अब ये बताओ तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम्हारे पास ये गिवन है और ये भी गिवन है, अच्छे से देखो है कि नहीं। हीट कैपेसिटी कितनी दी है तुम्हें 24 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये तुम्हें दी है। क्या तुम्हें चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है, अच्छे से देखो क्या है 55 से तुमको जाना है 35 पर, तो कितना आएगा 20, कितना आएगा तुम्हारा ये 20 डिग्री सेल्सियस है ना, 20 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। अब बचा तुम्हारा M, अब M को तुम क्या बोलोगे मोल्स, मतलब भाई 1 किलोग्राम के लिए तो था ये, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो से क्या है हमारा एल्यूमिनियम की बात चल रही है, Al की बात चल रही है, मतलब इसका एटॉमिक मास कितना होगा 27 होगा, ये सबको पता होता है, ठीक। और तुमको गिवन कितना है, तुमको गिवन है कितना 60.0 ग्राम, है ना, 60.0 ग्राम। तो बस मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो N इज इक्वल टू क्या आएगा, N इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा गिवन कितना है 60 अपॉन 27, है ना। तो जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 2.2 ग्राम मोल इनवर्स मोल, 2.2 मोल, ठीक है, ग्राम मोल इनवर्स नहीं आएगा, मोल्स आएगा, ठीक है। तो ये आएगा तुम्हारा 2.2 मोल। तो भाई M कितना है तुम्हारा, M आ गया तुम्हारा 2.2 मोल। तो अब किस चीज का वेट है, सबको यहां पे पुट कर दो और आंसर देखो क्या आएगा। चलो वैल्यूज को पुट करते हैं, देखो वैल्यूज को पुट करो इधर, क्या आएगा तुम्हारा C कितना था तुम्हारा, C था तुम्हारा 24 इंटू मोल कितना आया 2.2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है तुम्हारा 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये सब किसकी बात चल रही है, Q की। तो Q कितना आएगा, Q इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा
1065.6 जूल मोल इनवर्स। ठीक है, यही आएगा, ये आएगा। जब इसको क्या है तुम्हारा जूल को तुम क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, सिंपल सी बात है, किसमें, किलो जूल में। तो Q इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा, इंटू 1000 से करोगे तो 1.065 किलो जूल। समझ गए। तो भाई कितनी एनर्जी तुमको लगी, कितना ग्राम, 60 ग्राम एल्यूमिनियम को का टेम्परेचर बढ़ाने में कितना, 35 से 55, तो कितनी हीट लगी तुम्हें लगी 1.065 किलो जूल। समझ गए, ये तुम्हें लगी हीट। Q इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा 1.065 किलो जूल। समझ गए बात। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कि हमें वो हीट निकालना है, मतलब वो हीट जो चेंज हो रही है फ्रीज करने पे, क्या फ्रीज करने पे, 1 मोल ऑफ वाटर एट कितना, 100 डिग्री सेल्सियस टू, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस है वो, 10 डिग्री सेल्सियस टू कितना, आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब वाटर किस पे होगा, 10 डिग्री सेल्सियस पे, जब उसको कन्वर्ट करा तुमने किस पे, आइस पे, कब, जब -10 डिग्री सेल्सियस तुमने टेम्परेचर उस पर रखा। ठीक, तो अब तुम्हें क्या दिया है, तुम्हें फ्यूजन, हीट फ्यूजन दिया हुआ है कितना, 6.03 केजे मोल इनवर्स एट कितना, 0 डिग्री सेल्सियस पे। समझ गए कि हाँ, सीपी क्या होता है तुम्हारा, सीपी क्या होता है तुम्हारा, ये बताओ पहले। तो ये होता है तुम्हारा सीपी इज इक्वल टू होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ गए, ये होता है तुम्हारा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट। तो तुम्हें दो दिए हुए हैं, किस किस के, एक तो तुम्हें दिया है किसका, वाटर जब लिक्विड फॉर्म में था तब, तो ये, और जब वाटर सॉलिड में, मतलब जो कि आइस में बदल चुका है तब कितना दिया तुम्हें, इतनी हीट दी हुई है। समझ गए बात, अभी तक तो समझ गए, ये सब हीट ही है, पूरा पूरा हीट दिया है तुम्हें ना। ये देखो मोल इनवर्स, कैलोरी इनवर्स। समझ गए बात। चलो अब तुम्हें करना क्या है, देखो सबसे पहले तो ये किस में है, जूल में है, और ये किस में है, केजे में है। तो क्या करोगे, या तो तुम इसको किस में कर लो, किलो जूल में कर लो, या तो फिर इसको तुम जूल में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो हमारे पास 2 यूनिट जूल में है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ही कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 6.03 केजे है अगर, तो जिसको कन्वर्ट करोगे तो 6030 क्या हो जाएगा, जूल मोल इनवर्स, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम करेंगे क्या, हमने पढ़ा है हेस लॉ। हेस लॉ क्या कहता है तुम्हारा, हेस लॉ वो क्या कहता है तुम्हारा, कि एंथैल्पी चेंज फॉर अ प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ इट फॉलोज। यही कुछ होता है तुम्हारा हेस लॉ। मतलब वो कहता क्या है, हमने तुम लोगों ने क्या एनसीईआरटी में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन से समझा होगा, उसमें होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ना लेके, अगर हम ए से हमें जाना है कहां तक, हमें मान लो जाना है जेड तक, ठीक है, तो यहां पे जो हीट लगेगी वो उतनी ही इक्वल होगी जब तुम ए से बी पे जाओगे, बी से सी पे जाओगे, सी से जाओगे डी पे, मान लो ई पे भी गए और फिर आए तुम जेड पे। तो इसमें क्या होगा, जब ये तुम फॉर्मेशन कर रहे हो, जब तुम ए से बी में आ रहे हो तो तब भी तो कुछ एनर्जी लगेगी, तो Q1 ले लेते हैं उसको। यहां से जब बी से सी पे जाओगे तो तब लगेगा Q2, ऐसे ही लगेगा Q3, Q4 और Q5। मतलब उनने क्या बोला था कि या तो तुम सीधे चले जाओ इकट्ठी एनर्जी देके, या तो तुम कैसे जाओ, या फिर तुम तोड़ तोड़ के जा रहे हो ना, इकट्ठे तो जा नहीं रहे हो। तो मतलब ये जो रिएक्शन में जो हीट लगी तुम्हारी यहां ए से जेड जाने में, ठीक है, तो वो इक्वल होती है जो तुमने पाथ फॉलो करा है, तो मतलब कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5,
एक वो तरीका है, तुम मस्ती करके आए हो, ठीक है, अब पापा तो देख चुके हैं तुम्हें, है ना, पापा देख चुके हैं तुम्हें, तो क्या होगा, या तो सीधे जाके थप्पड़ खा लो, या तो उस रूम में जाओ, फिर उस रूम में जाओ, उस रूम में जाओ, और फिर बाद में आके थप्पड़ तो खाना है ही ना। तो वही बात है, तो या तो तुम सीधे जाके जितनी हीट तुम्हें ट्रांसफर हो रही है भाई वो ले लो, या तो तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर करके बचने के चक्कर में तुम तो उतनी ही हीट तुमने तो क्या यूज कर ही ली ना। चलो वही है, तो हेस लॉ क्या कहता है हमारा कि भाई जो एंथैल्पी चेंज है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है, मतलब वो इंडिपेंडेंट है जब जो वो पाथ फॉलो कर रहा है। समझ गए बात, एक बार की जो रिएक्शन की जो हीट है वो इक्वल होती है जितने तुम टुकड़ों में जब क्या करोगे, जो हीट दोगे उसको, ठीक है, उसके इक्वल होती है। चलो तो अब हमें करना क्या है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है हमारा, देखो इसमें क्या हो रहा है तुम्हारा अब कि 1 मोल ऑफ वाटर को तुमने क्या करा था, जब 1 मोल ऑफ वाटर 10 डिग्री सेल्सियस पे था, तुमने उसको कन्वर्ट कर दिया किस पे, आइस में, जो कि -10 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है। तो अब तुम्हें हीट ऑफ फ्यूजन दी है। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, वो हीट जो सॉलिड से लिक्विड में तुम्हें क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे। समझो, जब क्या होगा तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा सॉलिड से कहां तक, लिक्विड तक। 1 मोल की बात चले, 1 मोल ऑफ सॉलिड को जब वो हीट, वो वाली हीट जो 1 मोल ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट कर दे लिक्विड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। समझ गए ना ये बात। चलो ठीक, तो हीट ऑफ फ्यूजन तुम्हें दी हुई है। हीट ऑफ फ्यूजन किस में होगी, नेगेटिव में ही होगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि एक्सोथर्मिक होगी, हीट रिलीज होगी, है ना, हीट रिलीज होगी। चलो अब हम देखते हैं, हमने हेस लॉ देखा कि अब हमें निकालना क्या है, और हमें निकालना है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग। एंथैल्पी चेंज फ्रीजिंग पे कैसे हो रही है, तो मतलब हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू, सबसे पहले फ्यूजन की कितनी है, -6.0 क्या है तुम्हारे 3 kJ में थी, तो हमने इसको कन्वर्ट करा था किसमें, 6030 जूल में, ठीक है, ये माइनस में, ये है तुम्हारी माइनस में। उसके बाद प्लस, यही था Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और जितने भी तुम्हारे क्या है हीट है उसका इक्वल होता है ना, हेस लॉ वाला। अब लगाओ हेस लॉ, यही निकालते ना आप, कन्वर्जन तो तुम्हें। तो देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है हमारा कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 मतलब इज -393.5 kJ मोल इनवर्स, ठीक है। फिर से यूनिट पे सबसे पहले सर्कल लगाओ। कैलकुलेट द हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ इतना 35.2 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। देखो वो बोलना क्या चाह रहा है, फिर से पढ़ लो। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, ठीक है भाई, जब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, कंबशन किया, मतलब जलाया गया, तो कितना हुआ, कितनी हीट में निकली तुम्हारी, -393। इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, हीट रिलीज हो रही है, मतलब वो कौन सी है, एक्सोथर्मिक है, ठीक। हाँ चलो ये समझ गए। कैलकुलेट हीट रिलीज अपॉन, मतलब अब तुम्हें ये कैलकुलेट करना है, देखो कंबशन के बाद तो तुम्हारी इतनी हीट निकली थी, अब तुम्हें ये निकालना है कि कितनी हीट निकलेगी जब 35.2 ग्राम CO2 बनेगा, किससे, फ्रॉम कार्बन एंड डाइऑक्सीजन से। समझ गए, जब कार्बन और डाइऑक्सीजन से जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो कितनी, इतना जब बनेगा तुम्हारा 35.2 ग्राम, तो कितनी हीट रिलीज होगी, तुम्हें वो निकालना है। तो ये तो हम इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। तो गिवन लिखेंगे हम, गिवन क्या है तुम्हारा, गिवन एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन तुम्हें दी हुई है, ठीक है। तो CO2 जब जल रहा है तो कितना निकल रहा है, 393.5 kJ मोल इनवर्स, है ना, इतना निकल रहा है। तो मैं तुमसे बोल सकता हूं एक चीज, चलो थोड़ा सा अपने धरी दिमाग लगाते हैं कि इसमें सिर्फ इतने पॉइंट पे, मतलब कि क्या हो रहा है। तो सुनो, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन कितना है इधर 12 प्लस, ठीक है, 2 × 16, यही होगा 2 × 16, ठीक है, इस कितना निकाल रहा है, -393.5 kJ मोल इनवर्स। यही बोल सकता है ना कि भाई इतना जब मास था, ठीक है, इतने कार्बन डाइऑक्साइड से ही तो इतना हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कि 44 ग्राम जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, जल रहा है, कंबशन हो रहा है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो कितना निकाल रहा है, -393.5
kj मोल इनवर्स निकाल रहा है। ठीक है, मतलब इतनी हीट रिलीज हो रही है। अब उन्होंने क्या बोला है कि जब हम बनाएंगे, मतलब कितना 35.2 ग्राम अगर जब हम बनाएंगे तो कितनी हीट रिलीज होगी, उसको हमने मान लिया x। समझ गया ना। देखो क्या हो रहा था, हमने सिंपल लिख लिया, पहले तो सिंपल लिख लिया एकदम, पहले कुछ नहीं पता था कि गिवन ही लिख लिया। अब गिवन में ही हमें आंसर मिलने लगा। कैसे कि हमने बोला था कि कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन के बाद इतनी हीट रिलीज कर रहा है, तो हमने कहा ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड तो कर रहा है रिलीज, मतलब अब हमने कहा कि एक कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा था ना, तो कितने ग्राम कर रहा होगा, मतलब 44 ग्राम कर रहा होगा ना कंबस्ट, तब जब तक इतनी हीट रिलीज हो रही है। अब उसके बाद उन्होंने हमसे वही पूछा था, ग्राम में ही पूछा था कि 35.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जब बनेगा तो कितनी हीट रिलीज होगी, तो हमने बोल दिया तब तो 35.2 ग्राम बनेगा तो एक्स रिलीज होगी। तो चलो अब हमें करना क्या है, अब तुम पूरा दिख रहा है, ये बस देखो, तुम सिर्फ ये देखो और यहां से अब इक्वेशन से निकालेंगे हम। एक्स की वैल्यू निकालो, इधर से क्या आएगी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी, देखो ये आएगी तुम्हारी -393.5, यही है 393 इंटू 35.2 इंटू 35.2 ग्राम अपॉन क्या हो जाएगा 44 ग्राम, ये हो जाएगा तुम्हारा 44 ग्राम। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू आएगा 314.8 kJ। समझ गए बात, इतनी हीट भाई क्या होगी, रिलीज होगी। अब रिलीज हो रही है तो कौन सा साइन आएगा जरा बताना। इनने पूछा क्या था हमसे कि कैलकुलेट द हीट रिलीज। हीट रिलीज मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब डेल एच क्या होगा तुम्हारा, नेगेटिव। समझ गए बात, ठीक। चलो तो ये हो गया हमारा, ये तो बहुत सिंपल हो गया ना क्वेश्चन। ठीक है चलो अच्छी बात है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट, देखो कौन सा है। देखो हमारा 12th क्वेश्चन कह रहा है कि इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, मतलब इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन मतलब तुम्हें क्या दिया है, डेल FH, तुम्हें ये गिवन है। इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन तुम्हें गिवन है, किस किस की दिए हुए, CO की दी हुई है तुम्हें, CO2, N2O और N2O4 की दी हुई है, और वो कितनी दी है तुम्हें, ये सब तुम्हें गिवन है ना, ये तुम्हें गिवन है। अब उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ रिएक्शन में कितनी हीट निकली है या कितनी है वो हमें निकालना है। ठीक है, डेल RH का मतलब क्या है, हीट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, वो है तुम्हें किसके निकालना है, रिएक्शन, ये दी हुई है तुम्हें रिएक्शन। समझ गए बात। देखो तुम्हें क्या दिया है, फॉर्मेशन दिया है, हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है तुम्हें, एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन दिया है। ठीक है, और तुम्हें निकालना क्या है, एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्शन, एंथैल्पी रिएक्शन की निकालना है, हीट रिएक्शन की निकालना है। देखो तो हम कैसे निकाल दे, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, सारी वैल्यूज काय में होंगी, केजे मोल इनवर्स में होगी, क्योंकि हीट की बात चल रही है ना। तो देखो सबसे पहले हमारे को दिया है CO गैस, इसका कितना हीट दिया है, -110 kJ मोल इनवर्स। सबसे पहले गिवन ही लिखा करो। उसके बाद CO2 गैस, तो उसका कितना दिया है हमें, उसका हमें दिया है -393 kJ मोल इनवर्स। यूनिट भी याद करते चलना, ठीक है। उसके बाद तुम्हें 81 किसकी दी है, तुम्हें दिया है N2O की, N2O की तुमको दी है 81 क्या होगा, kJ मोल इनवर्स। फिर लास्ट तुमको दी हुई है N2O4 की, वो कितनी दी है 9.7 kJ मोल इनवर्स। ठीक है, ये तो तुम्हारा हो गया गिवन। अब तुम रिएक्शन मतलब हीट रिएक्शन की कैसे निकालोगे, हीट ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालोगे, क्योंकि हमें पता है कि हीट ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ द रिएक्शन वो हम कैसे निकालते हैं, डेल RH, एंथैल्पी या फिर हीट। ठीक है, वो क्या होता है हमारा समेशन, जितना भी प्रोडक्ट की हीट है उसका सम। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं समेशन किसका, प्रोडक्ट की हीट का, जितने भी प्रोडक्ट तुम्हारे प्रेजेंट है उनका सम, उनकी हीट का सम, माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट की, जितने भी रिएक्टेंट प्रेजेंट हैं उनकी हीट का सम। ठीक है, तो मतलब ये होता है डिफरेंस किसका, डिफरेंस किस किस के बीच में होता है, समेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब कितने हैं हीट, ठीक, माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ द रिएक्टेंट। समझ गए, समेशन ऑफ हीट ऑफ द प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ द रिएक्टेंट, है ना। अब बताओ प्रोडक्ट कौन कौन से हैं तुम्हारे, प्रोडक्ट हैं तुम्हारे N2O, ये देख रहा है ये प्रोडक्ट बन रहा है ना, ठीक, ये क्या तुम्हारा N2O प्लस
कितना है 3CO2, तो इसकी हीट का सम होगा माइनस, ठीक है, किसका होगा, समेशन किसका होगा, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट क्या है N2O4 प्लस 3CO, यही है। अब इसका भी सम होगा, तो देखो हमने टोटल क्या निकाला, समेशन ऑफ किसका, ये प्रोडक्ट, हीट ऑफ द प्रोडक्ट, और माइनस हीट ऑफ द रिएक्शन, है ना, समेशन ऑफ हीट ऑफ द रिएक्शन। चलो मतलब रिएक्टेंट। सुनो अब क्या करना है तुम्हें, बस वैल्यूज को पुट करना है और तुम्हें आंसर देखना है। देखो अब क्या आएगा, N2O की कितनी दी है तुम्हें, N2O की दी है तुम्हें 81, ठीक है, प्लस कितने 3 मॉलिक्यूल है ना, 3, ठीक। CO2 की कितनी दी है तुम्हें, CO2 की दी है तुम्हें माइनस 393, ठीक, ये बड़ा ब्रैकेट माइनस। अब बात करते हैं हम किसकी, प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट की। चलो देखो अब रिएक्टेंट की क्या दी है तुम्हें दी है क्या है तुम्हारा N2O4 की कितनी दी है 9.7, रख दो 9.7 प्लस 3 इंटू CO की कितनी दी है तुम्हें, CO की दी है तुम्हें -110, और ये सब किस में है, KJ मोल इनवर्स में, है ना। तो देखो जब इसको तुम सॉल्व करने बैठोगे तो आएगा तुम्हारा -778 KJ मोल इनवर्स, ये तो हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ठीक है, फिर इसका N2 होगा तो वो सब प्लस हो जाएंगे, ठीक। जब इसको सॉल्व करने बैठोगे तो कितना आएगा तुम्हारा -778 KJ मोल इनवर्स। तो ये आया क्या हमारा, ये आया हमारा हीट, टोटल हीट ऑफ द रिएक्शन, समझ गए, ये है हीट ऑफ द रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन में जो हीट मिली होगी या लग रही है वो क्या है हमारी, आई -778 KJ मोल इनवर्स। हीट का जो यूनिट है वो जरूर लिखना, समझ गए बात। चलो ठीक है, तो इसी के साथ हमने कुछ क्वेश्चन देख लिए अपने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के, ठीक है। अब आने वाली कुछ वीडियोस में हम आगे के चैप्टर भी देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय। और एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है, जैसे एंट्रोपी चेंज होती रहती है, लेकिन कई चीजें हैं जो एकदम कांस्टेंट रहती है, और हम भी आपके साथ कांस्टेंट ही है, ठीक है। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।